हेलो फ्रेंड्स, आज सेकेंड चैप्टर है ये वाला निबंध हम पढ़ेंगे। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा है। तो ये सबको हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो भी चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर था मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। तो इसमें क्या कवि कहना चाहते वो चीज़ देखेंगे। तो इसमें है कि मुझे मेरे मित्रों से बचाव शीर्षक निबंध की समीक्षा करते हुए प्रतिपाद्य लिखे। बस इसके बारे में लिखना है। जहाँ पर आप मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, तो जो भी कुछ जानते होंगे वो सब कुछ लिख सकते हैं। तो पंडित पद्म सिंह शर्मा ऐसे साहित्यकार में थे जिन्होंने रचनाएं कम की किंतु ख्याति अधिक प्राप्त की। उनके 3 ही ग्रंथ बिहारी सतसई का टीका, पद्म पराग और प्रबंध मंजरी उपलब्ध है। उनका 3 ही ग्रंथ है, बिहारी सतसई का टीका, पद्म पराग और प्रबंध मंजरी उपलब्ध है। उनके बहुत से व्याख्यान और लेख अभी तक अप्रकाशित हैं। फिर भी शर्मा जी अपनी उर्दू मिश्रित शैली के गद्य तथा वाहवाही वाले महफिली तर्ज के लिए हिंदी साहित्य संसार में चिर स्मरणीय हैं। वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी के प्रकांड पंडित थे। तो स्टार्टिंग में तो पद्म सिंह शर्मा जी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं कि वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने बहुत कम ही रचना की है लेकिन प्रसिद्ध बहुत हुए। इनके 3 ही ग्रंथ हैं। तीनों ग्रंथ के वो नाम है प्रबंध मंजरी, पद्म पराग, बिहारी सतसई का टीका। और उन बहुत सारा चीज़ अभी तक अप्रकाशित है। फिर भी शर्मा जी उर्दू मिश्रित शैली के गद्य तथा वाहवाही वाले महफिल में मतलब हिंदी ही लिखते थे, जिसमें वो उर्दू भी शामिल कर देते थे। इस तरह के वे लिखते थे। वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी के प्रकांड पंडित थे। अब इस चैप्टर मतलब इसमें आते हैं मुझे मेरे मित्रों से बचाओ शीर्षक निबंध में शर्मा जी ने अनेक उदाहरणों द्वारा यह बताया है कि मित्रों का बाहुल्य मनुष्य के लिए सुखकर नहीं बल्कि दुखकर होता है। तो ये बात सही भी है। कुछ समय के लिए मित्र लगते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आगे चलकर बहुत सारा मित्र मतलब पता चलता है कि बेकार दोस्ती के चक्कर में पड़ गए। इस तरह कुछ बात इसमें बताने की कोशिश किए होंगे। लेखक अपने मित्रों से अत्यधिक संकट अनुभव कर रहा है और उनसे छुटकारा पाना चाहता है। यह सर्वमान्य धारणा है कि अधिक लोगों की मित्रता मनुष्य के लिए सुखकर है। अधिक लागों की मित्रता मनुष्य के लिए सुखकर है। अगर अधिक लाभ हो रहा है तो वह सुखकर होगा। प्रस्तुत निबंध इस धारणा के विरुद्ध अत्यंत ही रोचक ढंग से लिखा गया है। आत्म अनुभव की चर्चा करते हुए लेखक ने निबंध को अत्यंत ही प्रभाव उत्पादक एवं आकर्षक बना दिया है। तो यहाँ पर वे अपने अनुभव के बारे में, आत्म अनुभव से उन्होंने यह निबंध को लिखे और बहुत ही ज़्यादा रोचक है। अब यहाँ पे कुछ घटना के बारे में वे बताए हैं। निबंध का आरंभ दिल्ली के चांदनी चौक के एक भिखारी से होता है। यहाँ पे निबंध का जो स्टार्टिंग होता है दिल्ली के चांदनी चौक के एक भिखारी से होता है। एक दिन लेखक दिल्ली के चांदनी चौक से जा रहा था। उनकी दृष्टि एक हट्टे कट्टे फकीर पर पड़ी। फकीर बड़े ही प्रभाव उत्पादक ढंग से अपनी दीन दशा में लोगों से कहता और खैरात मांगता था। वह दर्द से भरी आवाज़ में कहता था, ऐ खुदा के बंदे, मैं परदेसी हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, अरे कोई मेरी सुनो, मैं गरीब परदेसी हूँ। इस तरह की वे बात दर्द भरी आवाज़ में बोल रहे थे। तो फकीर की बातों से लेखक बहुत प्रभावित हुआ। उसके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। वह सोचने लगा कि फकीर उससे कई बातों से अच्छा है। मतलब ये सोचने लगे कि फकीर उससे कई बातों से अच्छा है। यह सच है कि फकीर खैरात मांगता है, अनपढ़ है, फटे चीटे लिबास में रहता है, फिर भी वह चिंताहीन जीवन यापन करता है। मतलब इतना सारा उसका बुरा हाल है, फिर भी वह चिंताहीन जीवन यापन करता है। उसका कोई किसी का चिंता नहीं, बस खाने का थोड़ा सा चिंता रहता है। रोनी सी सूरत बनाने पर भी उसके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है। वह स्वस्थ है।
मतलब रोनी जैसा सूरत बनाकर वह वो बात बोलता है, फिर भी उसके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, वह स्वस्थ है। दूसरी ओर लेखन कार्य करता है, लेखक लेखन का कार्य करता है, पढ़ा लिखा है, अच्छे लिबास में रहता है, फिर भी निश्चिंतता से जीवन यापन नहीं कर पाता है। मतलब लेखक कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे पास इतना सारा चीज़ है, मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, मैं लेखन का कार्य करता हूँ, फिर भी मैं निश्चिंतता से जीवन यापन नहीं कर पाता। आखिर फकीर इतना स्वस्थ, सुखी और चिंताहीन क्यों है? सोचने से लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि फकीर मित्रों के अभाव को अपना दुर्भाग्य बतलाता है, किंतु वास्तव में यही उसकी प्रसन्नता तथा चिंताहीनता का एकमात्र कारण है। तो वो इतना अच्छा उदाहरण देकर बताने की कोशिश किए हैं कि फ़कीर के पास कोई मित्र नहीं है, जिसके चलते वो उनको लग रहा होगा, फ़कीर को लग रहा होगा कि वह चिंताहीन है और गरीबी जैसा मतलब चिंता फ़कीर को लगता है कि वह अपना दुर्भाग्य समझता है कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेकिन वास्तव में वह ये बात है कि प्रसन्नता और चिंताहीनता का एकमात्र कारण वही है कि उसका कोई दोस्त नहीं। फ़कीर खेद से कहता है, मतलब परेशानी से कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं। तो लेखक दुख के लिए भाग्य की बात है, मतलब लेखक दुख से कहता है मेरे इतने दोस्त हैं, यही लेखक और फ़कीर में अंतर है। मित्र के अभाव फ़कीर के लिए भाग्य की बात है और मित्रों का बाहुल्य लेखक के लिए दुर्भाग्य की। मतलब लेखक के बहुत सारे दोस्त हैं, इसके लिए लेखक के लिए दुर्भाग्य की यह बात है। लेखक के सैकड़ों मित्र हैं जो उसके कार्य में साधक नहीं, मतलब जो उसके कार्य में उसके खुद बाधक ही बने हुए हैं, उसको सही से करने नहीं देते। तो लेखक के सैकड़ों मित्र हैं जो उसके कार्य में साधक नहीं, बाधक है। ये तो सभी उसके हित चिंतक है, मतलब बस वो तो सभी उसके लिए हित चिंतक है, किंतु लेखक उनसे परेशान है। मतलब सब उसके लिए भला ही चाहता है, सभी दोस्त, फिर भी लेखक उनसे परेशान है। फ़कीर को मित्र परेशान तो नहीं करते, उससे कर्ज तो नहीं मांगते, ज़बरदस्ती दावत में जाकर लतीफ़ा तो नहीं सुनाते, उसे अपने मित्रों के पत्रोत्तर तो नहीं देना पड़ता, अपने मित्रों के यहाँ जाना तो नहीं पड़ता। इसी कारण फ़कीर स्वस्थ है, चिंताहीन तथा प्रसन्न है। दूसरी ओर लेखक अपने मित्रों के कारण क्लेश और दुर्बल बन गया है। तो यहाँ पर इतना सारा बात बोला, ये बात सही भी है। जब आप आगे कुछ करना चाहेंगे तो बहुत सारे दोस्त आपके कार्य में बाधा डालेंगे, जैसे क्या क्या करवाएंगे वे। कर्ज तो आपसे अगर मित्र जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आप कर्ज देंगे, और ज़बरदस्ती दावत में आपको नहीं ले जा सकती, इस तरह के बहुत सारा चीज़। फिर यहाँ पे है कि पत्रोत्तर, यानी कि पत्र का उत्तर तो देना नहीं पड़ता है, अपने मित्रों के यहाँ तो जाना नहीं पड़ता। इस तरह के ये सब कहीं ना कहीं मतलब चिंताहीन के भी, मतलब चिंता के भी कभी कभी बात रहता है कि मित्र के यहाँ जाना है, चाहे उसको ये करना, बहुत सारा चीज़। जब आप थोड़ा सा बिजी होंगे तो ये सब आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा। दूसरी ओर लेखक अपने मित्रों के कारण क्रीश और दुर्बल बन गया है, वह बहुत ही दुर्बल बन गया है। तद उपरांत लेखक अपने कुछ मित्रों का पाठक से परिचय कराता है। उसके बाद लेखक जो है, लेखक पद्म सिंह शर्मा, वे अपने मित्रों का पाठक से परिचय कराता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पाठक हो गए, तो परिचय कराते हैं। लेखक के एक दोस्त है ईश्वर शरण, जिन्हें वह भरभरिया दोस्त कहता है। वे बहुत भले आदमी हैं और लेखक से उनकी मित्रता भी पुरानी है, दोनों के बीच पुरानी रिश्ता है। लेकिन जब वे आते हैं तो तूफान की भांति शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, मतलब कभी भी आते हैं तो तूफान की तरह आते हैं, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए आते हैं। उनका आना भूचाल के आने से कम नहीं है। जब वे आते हैं ऐसा लगता है भूचाल आ गया है। जो भरभरिया दोस्त है लेखक के, जब वे आते हैं लेखक कहता है कोई आ रहा है, प्रलय नहीं है। वे लाख मना करने पर भी लेखक के एकांत अध्ययन कक्ष में आंधी की भांति दाखिल होते हैं और चंद मिनट तक अनावश्यक बातों में लेखक को उलझा कर उसकी विचार श्रृंखला नष्ट कर डालते हैं।
तो इस तरीके से वे दोस्त से परेशान रहते, इसलिए लेखक ने बोला कि मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। तो आते हैं तो आते ही मात्र वह अपने बातों को लेखक को उलझा कर विचार श्रृंखला को नष्ट कर देते हैं, जो सोचते रहते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 1 मिनट में ही वे तपाक से यह कहते हुए लौट जाते हैं, ओह कितना लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ यही पूछने आया था कि ईश्वर जानता है कि मुझे कितना हर्ष होता है कि मेरे मित्रों में एक आदमी ऐसा है जो सुलेखक कहकर पुकारा जा सकता है। लो अब जाता हूँ, बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। मतलब वे इतना सारा चीज़ करने के बाद भी कहते हैं कि मैं बैठूंगा नहीं, अब मैं जाता हूँ, तुम्हारी कुशल मालूम करनी थी। वे लौट तो जाते हैं लेकिन अपने साथ साथ लेखक का विचार सूत्र भी ले जाते हैं, इस प्रकार उसका बड़ा नुकसान कर डालते हैं। तो इस तरह से मित्रों से उनको परेशान होता है। लेखक के दूसरे मित्र हैं विश्वनाथ जी। वे लेखक से प्रायः तीसरे पहर मिलने आया करते हैं। जिस समय लेखक अक्सर थका रहता है और आराम करना चाहता है, लेकिन इस समय में उसके मित्र महाशय आकर उसे स्त्री बच्चों की बीमारी का दास्तान सुनाने लगते हैं। मतलब जब उनका आराम करने का समय होता है लेखक का, तो उनका जो मित्र है विश्वनाथ, वे आकर उनकी स्त्री चाहे बच्चों की जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसका दास्तान सुनाने लगते हैं लेखक को। इसके सिवा उसके पास कोई मजमून ही नहीं। लेखक बात बदलने की 1000 चेष्टा करता है, किंतु उसके मित्र महोदय अपनी राम कहानी भूलते नहीं। यदि लेखक मौसम की चर्चा करता है, मित्र महोदय कह उठते हैं, हाँ बड़ा खराब मौसम है, मेरे बच्चे को बुखार आ गया, मंझली लड़की खांसी से पीड़ित है। यदि लेखक राजनीति की चर्चा करता है तो उसके मित्र महोदय फौरन कह उठते हैं, भाई आजकल घर भर बीमारी है, मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि अखबार पढूं। इतना ही नहीं, ये महाशय सभा सोसाइटी में भी अपने बाल बच्चों के लिए ही जाते हैं, मतलब बाल बच्चों के लिए जाते हैं और उनकी तबीयत का हाल पूछते रहते हैं, नब्ज टटोलते रहते हैं। तो इस तरह के ये मतलब लेखक के दोस्त से परेशान रहते हैं। लेखक के तीसरे मित्र हैं मुकदमेबाज। तीसरे मित्र है। ये महाशय सदैव अपने रियासत के झगड़ों, अपने प्रतिपक्षों की बुराइयों और जज साहब की स्तुति या निंदा के अतिरिक्त किसी विषय पर बात ही नहीं करते। तो इस तरीके से लेखक के इतने सारे दोस्त हैं जो उनसे परेशान होते रहते हैं। तो वही तीसरे दोस्त के बारे में कि लेखक के तीसरे मित्र हैं मुकदमेबाज। ये महाशय सदैव अपने रियासत के झगड़ों, अपने प्रतिपक्षों की बुराइयों और जज साहब की स्तुति या निंदा के अतिरिक्त किसी विषय पर बात नहीं करते। इसके बाद लेखक अपने मित्र श्री लक्ष्मण, अब चौथा मित्र के बारे में कहते हैं कि उनसे कैसे परेशान होते वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद लेखक अपने मित्र श्री लक्ष्मण स्वरूप जी का वर्णन करता है। ये महाशय विक्रमपुर के रईस और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। जो लक्ष्मण स्वरूप जी हैं वे विक्रमपुर के रईस और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इन्हें साहित्य से बहुत अनुराग है, साहित्य पढ़ने से कम और साहित्य सेवियों से मिलने जुलने और परिचय प्राप्त करने से अधिक। तो इनका इस तरीके से ये रिश्ता है। इनका विचार है कि धनवानों को विद्वानों का थोड़ा बहुत सत्कार अवश्य करना चाहिए। जो लक्ष्मण स्वरूप जी है उनका ये सोच है कि जो धनवान होते हैं विद्वानों को आदर सत्कार करना चाहिए। ये महाशय लेखक के स्वास्थ्य और शांति का अत्यधिक ख्याल रखते हैं। शहर के कोलाहल से दूर गांव के स्वास्थ्य एवं शांत वातावरण में लेखन कार्य की सुविधा के विचार से वे एक बार लेखक को अपने गांव ले गए कि लक्ष्मण स्वरूप जी कि वहाँ शांत वातावरण है, वहाँ पर आप कुछ लिखिए। किंतु लेखक को वहाँ शांति नहीं मिल सकी। लेखक को 2 मंजिले पर एक सजाया हुआ कमरा मिला जहाँ से सुंदर तथा सुहावने दृश्य नजर आते थे। मतलब 2 मंजिला मकान पर ले गए जहाँ से सुंदर और सुहावने 2 मंजिले मकान नजर आते थे। किंतु
एकांतवास और अवकाश लेखक को प्राप्त न हो सका। पहले दिन ही उसे नदी की सैर और एक पड़ोसी रईस हृदय नारायण सिंह के साथ मिलने का आमंत्रण मिला। तो पहले ही दिन ही उनको कहाँ जाना, एक नदी के सैर और एक पड़ोसी रईस हृदय नारायण सिंह के साथ मिलने का निमंत्रण मिला। उससे छुटकारा पाने पर लेखक एक निबंध लिख बैठा जो उसे प्रतिभा के संपादक के पास यथा समय भेजना था। तो एक प्रतिभा के संपादक के पास यथा समय मतलब उनको भेजना था, तो उसी के बीच में एक निबंध लिखा। लेकिन दावत में स्याही और कलम की नींब नदारत, अतः वह अपने साथ लाए सामान को लेकर ही लिखने बैठा। ठीक इसी समय उसके मित्र के छोटे भाई साहब ने सितार की गति छेड़ दी। जमुना तलफत बीती रैन, इस तरह के वे सितार पर गाना गाने लगे जो लेखक के मित्र है उसके छोटे भाई। लेखक की विचार श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई और एक ही वाक्य में वह माथा पच्ची करता रहा। जब वह अपने विचारों को संयत कर पुनः लिखने बैठा तो नौकर ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, हुजूर खाना तैयार है, परोसा जा चुका है। विवश होकर लेखक को अपने मित्र के साथ भोजन में सम्मिलित होना पड़ा। मतलब लेखक ने अपने कुछ विचारों को फिर से लिखने की कोशिश किए तो नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने ये कहा कि हुजूर भोजन तैयार है और परोसा भी जा चुका है। लेखक ने विवश होकर अपने मित्र के साथ भोजन में सम्मिलित होना पड़ा। लेखक को भोजन उपरांत जब वह पुनः लिखने बैठे तो फिर दरवाजे पर दस्तक, गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने हुए खड़े हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार लेखक को बार बार लेखन कार्य में बाधा पहुंची और वह लाचार होकर दूसरे ही दिन अपने अतिथि मित्र को नाराज कर अपने घर लौट आया। तो इस तरीके से लेखक को बहुत परेशानी होती है। लेखक के मित्रों की सूची यही खत्म नहीं होती। उसके एक मित्र ऐसे हैं जो ठीक उस समय तशरीफ़ लाते हैं जिस समय लेखक बाहर जाने की तैयारी करता है। अगर कहीं बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो लेखक के एक मित्र है वह उसी समय दस्तक दे देते हैं। कुछ मित्र उससे कर्ज मांगने ही आते हैं, मतलब कुछ ऐसे मित्र हैं जो कुछ थोड़ा मोड़ा कर्ज चाहिए तो उसके लिए ही आते हैं। एक मित्र ऐसा भी है जो सदैव लेखक को निमंत्रण देते हैं कि लेकिन उसको पूरा कभी नहीं करते। एक मित्र ऐसे जो मिलते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं लेकिन उत्तर की ओर ध्यान नहीं देते। क्या क्या दोस्त थे लेखक के। और ऐसा वास्तव में हम लोग के भी जीवन में बहुत सारे मित्र हैं जो इस तरह के वाक़या होते रहते हैं। एक ऐसे मित्र हैं जो अपने ही कहे जाते लेकिन लेखक की कुछ नहीं सुनते। लेखक ऐसे समय घाती, निठल्ले और बेकार मित्रों से छुटकारा पाना चाहता है और उनसे कहना चाहता है, मुझ पे एहसान जो न करते तो यह एहसान होता। मतलब एहसास के बारे में, मतलब जो एहसान है वो कह रहे हैं कि मुझ पे एहसान जो न करते तो यह एहसान होता। मतलब सब जो भी दोस्त आते सब सोच रहे कि कुछ एहसान हो जाए, ये वो एहसान करने की कोशिश करते, लेकिन लेखक को ये चीज़ खुद परेशानी की बात लगता। लेखक यह निबंध लिख ही रहा था कि उसके एक मित्र की गाड़ी दरवाजे पर आ लगी। तो लेखक ने यह मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध लिख ही रहे थे कि एक मित्र की गाड़ी दरवाजे पर आ लगी। लेखक ने निबंध लिखना बंद कर अपने इस मित्र का स्वागत किया। ये महाशय लेखक के स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखते हैं और किसी डॉक्टर या हकीम का ही हाल सुनाते हैं। लेखक उनका इस शब्द में स्वागत करता, आइए आइए, चित्त प्रसन्न है, बहुत दिनों में पधारे। और इसी के साथ प्रस्तुत निबंध का अंत होता है। तो किस तरीके से लेखक के परेशानियाँ होती हैं तो वो सब अपने आत्म अनुभव को उन्होंने लिखे, जो अपने आप पर जो बीता वो चीज़ लिखे। अब निबंध की समीक्षा करना है तो मुझे मेरे मित्रों से बचाव एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक मतलब समझिए किसी पर कोई कमेंट करना, जैसे कोई भी जा रहा है उस पर 2-4 मित्रों ने मिलकर कमेंट किया और हंसी मजाक किया, तो इस तरह की एक व्यंग्यात्मक निबंध है।
इसमें लेखक ने मैत्री प्रसारण और मित्र प्राप्ति के संबंध में एक सर्वमान्य धारणा का विरोध किया है। जो मित्र प्राप्ति यानी कि नए नए मित्र बने, चाहे मित्र का एकदम ज़्यादा उसको बढ़ावा दे, इस तरह की बातों को विरोध किया है और बताया है कि मित्रों का बाहुल्य मनुष्य के लिए हितकर नहीं अहितकर होता है। अगर ज़्यादा मित्र होगा तो भलाई नहीं होगा बल्कि बहुत सारा प्रॉब्लम ही होता है, अहितकर होता है। बहुत से मित्र मनुष्य के कार्य में साधक नहीं बाधक होते हैं। इस विचार का प्रतिपादन लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से उदाहरणों के साथ किया है, जिससे निबंध अत्यंत ही प्रभाव उत्पादक एवं उपादेय बन गया है। अगर आप थोड़ा सा खुद से ऐसे सोचेंगे तो आपके पास जितना ज़्यादा मित्र होगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके अतिरिक्त निबंध में शर्मा जी का व्यक्तित्व बोलता है, जो उनका व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, वो सब इसी निबंध के माध्यम से पता चलता है। उनकी भाषा शैली, जिंदा दिली, हास्य प्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है यह निबंध। तो किस तरीके से भाषा शैली थी, जिंदा दिली से एकदम मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे, हास्य प्रियता थे, वो सब का प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें मिलता है। यह निबंध पंडित पद्मसिंह शर्मा बड़े ही वे अपनी भाषा शैली के आप निर्माता थे और वे शब्दों और मुहावरों को नगीने की तरह जड़ने में बड़े ही सिद्धहस्त थे। इसका प्रमाण प्रस्तुत निबंध की भाषा शैली है, जिसमें हिंदी उर्दू का गंगा जमुनी संगम है और बीचों बीच में हास्य के पुट के कारण भाषा और भी रोचक बन गई है। एक दो उदाहरण देखिए, जैसे इस फकीर का कद लंबा, शरीर खूब मोटा ताज़ा था और चेहरा हद तक खूबसूरत होता, पर बदमाशी और निर्लज था। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने एक मुहावरों के नगीनों को उसमें जड़ दिया, बहुत सारा मुहावरा भी इसमें शामिल है। निर्लजता, सूरत बिगाड़ दी थी, यह तो उसकी शक्ल थी, राह उसकी वाणी, तो मैं ऐसा शुष्क हृदय नहीं हूँ कि उसका खुलासा लिख दूँ। तो कितना गजब ये बात बोले हैं इस तरह के। हास्य तथा व्यंग्य के उदाहरण देखिए, जो जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, इनका आना भूचाल आने से कम नहीं है, जब वह आते हैं मैं कहता हूँ कोई आ रहा पर लय नहीं। तो किस तरीके से वे हास्य तथा व्यंग्य के बात वे लिखते थे। यदि मैं मौसम का जिक्र करता हूँ तो वे कहते हाँ बड़ा खराब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मंझली लड़की खांसी से पीड़ित है। यदि पॉलिटिक्स या साहित्य की समान चर्चा प्रारंभ करता हूँ तो वह फ़ौरन फरमाते हैं कि भाई आजकल घर बीमार है, घर भर बीमार है, मुझे फुर्सत नहीं कि अखबार पढ़ो। तो वो इस तरह के भाषा शैली लिखते थे। अब यह जरूर हुआ कि जिन मधुर भाषी पंछियों की प्रशंसा करते कवि नहीं थकते, उन पंछियों की कृपा से इस समय मैं प्रसन्न नहीं हुआ कि सब नीचे वृक्ष पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया, मानो मैं भी उस अरबी घोड़े के तुल्य था जिसे मेरे मेजबान मित्र ने हाल ही खरीदा था और जो प्रत्येक आने वाले मित्र को अस्तबल से मंगाकर दिखाया जाता था। मुहावरों के उचित प्रयोग के कारण शैली अत्यंत ही प्रौढ़ और प्रभावशाली एवं सशक्त बन गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुहावरा प्रयोग हुआ। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे पहला यहाँ पे जो भी लिखा हुआ कि क्या इसके प्रिय मित्र की लिखी कोई पुस्तक नहीं जो ख्वामख्वा पढ़नी पड़े और अनुकूल समालोचना लिखनी पड़े। क्या इस मित्र मंडली के हुल्लड़ में शरीक होना नहीं पड़ता? क्या मित्र के यहाँ मिलने उसे जाना नहीं पड़ता और यदि न जाए तो शिकायत नहीं करता? तो वो जो लिखते पढ़ते रहते हैं तो उसको मित्र के कारण जाना पड़ता है। तो ये अपने निबंध में कहने की कोशिश किए, तो वो देख सकते हैं बहुत ये है। इस तरह के अगर एक्सप्लेन रहेगा तो सिर्फ एक मिला जुला कर आप बना देंगे। इसी प्रकार बहुत सा बढ़िया बहुमूल्य सामान मेज पर था, पर इसमें से बहुत कुछ मेरे काम का नहीं और जो चीज़ ज़रूरत की थी वे मौजूद नहीं। तो इस तरह के उसको हमेशा मित्र से परेशानी ही होती थी। यह सब मेरे हितैषी और कृपालु है, पर मैं अपनी तबीयत को क्या कहूँ, साफ साफ कहता हूँ, इनसे प्रत्येक से कह सकता हूँ।
मुझ पे एहसान जो ना करते तो वह एहसान होता। मतलब जो दोस्त आते थे एहसान करने, लेकिन उनके लिए वह परेशानी ही बनते थे। तो वही बोलते हैं कि मुझ पर वे एहसान कर रहे हैं, वो एहसान न करते तो मेरे लिए वही एहसान होता। तो क्या गजब बात बोले। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अशोक के फूल। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।